समस्या है पूरे नॉर्थ इंडिया में, और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाना जरूरी है, क्योंकि युवाओं के सपनों को ध्वस्त होते पेपर लीक से ज्यादा कोई जिम्मेदार नहीं है। बच्चे पढ़ते लिखते हैं, माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, कम खाना खाते हैं, कम खर्चे करते हैं कि बच्चा पढ़ जाते हैं, बच्चे पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उनकी क्या गलती है? तो इस पेपर लीक माफिया का पूरा अंत होगा, और ये युवा न्याय में हम बात करते हैं। मैं बात नारी न्याय की करना चाहती हूँ। इस देश की आधी आबादी, और आधी आबादी इतनी असुरक्षित कि नरेंद्र मोदी जिस काशी के सांसद हैं, उस काशी में IIT BHU में एक लड़की का सामूहिक बलात्कार होता है, और उसके बलात्कारी के आरोपी जो है वो बीजेपी के IT सेल के सक्षम पटेल और कुणाल पांडे और आनंद चौहान जैसे लड़के हैं। ये बीजेपी की IT सेल में काम करने वाले लोग हैं। ये हाल इन्होंने मेरे देश का कर दिया। जो सबसे होनहार एथलीट बेटियां मेडल लाती थी तो मोदी जी हाथ मिलाते थे। जब उन्होंने कहा इस बंदे ने हमारा यौन शोषण किया है, तो उन लोगों को पिटवाया, लड़कियों को पिटवाया, रौंदवाया बूटों के तले, लेकिन खड़े रहे ब्रजभूषण सिंह के साथ। तो आधी आबादी के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है उनको हक मिलना जरूरी है, और इसीलिए हम गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए प्रति साल, मतलब 8500 रुपए प्रति महीना डालेंगे, और इससे औरत परिवार की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, समृद्धि पर ज्यादा बेहतर खर्च कर सकेगी। ये महालक्ष्मी योजना का हिस्सा है जो हम कर्नाटका और तेलंगाना में करके दिखा रहे हैं और पूरे देश में लागू करेंगे। और मैं आपको बता दूं, 48 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का। 2 या 3 लाख करोड़ रुपए अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लग जाए, अगर औरतों के हाथ में थोड़ा पैसा आ जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारा अगला प्रॉमिस महिलाओं के लिए है कि सरकारी नौकरियों में आधी सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित की जाएंगी, आरक्षित की जाएंगी, जिससे जितनी ज्यादा महिलाएं जब वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगी, इतना सुरक्षित समाज होगा। मैं यहाँ पर एक महिला अकेले मंच पर हूँ, मेरे सामने जहाँ तक मुझे दिख रहा है 3 महिलाएं आपके बीच में है। ज्यादा महिलाएं, जितनी ज्यादा महिलाएं कामकाज में इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन करेंगी, उतना समृद्ध और उतना सुरक्षित ये समाज उनके लिए होगा। मैं किसानों की बात करना चाहती हूँ, और किसानों की बात सबसे ज्यादा करनी चाहिए पंजाब में। 10 साल में जो दुर्दशा नरेंद्र मोदी ने किसानों की करी है, ये इससे पहले कभी नहीं थी। क्या मांग रहे हैं किसान? किसान आपसे ये कह रहे हैं हमारे लिए सूरज चांद तारे तोड़ दो। किसान यही तो कह रहा है कि हमें MSP की गारंटी दे दीजिए, हमें हमारी फसल का सही दाम दे दीजिए। और किसान कौन होता है? किसान हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। जो किसान होता है बड़े हौसले का काम होता है। धरती का कलेजा फाड़ के फसल उगाता है। लहलाती फसल पर अगर बिजली गिर जाए, पानी पड़ जाए, ओले पड़ जाए, तो किसान हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठता है, फिर से मेहनत करता है, फिर से हिम्मत जुटाता है, फिर से फसल उगाता है, हमारा आपका पेट पालता है। और इन्हीं किसानों के, इन्हीं अन्नदाताओं के वो बच्चे सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं। और जब वो कभी कभी तिरंगे में लिपट कर वापस घर आते हैं शहीद होकर, तो माँ बाप आंसू नहीं बहाते हैं, फक्र करते हैं अपने बच्चों की शहादत पर इस देश के लिए। और उन किसानों को आपने गुंडा कहा, आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, मवाली कहा, उन किसानों को आपने मरने दिया। दिल्ली की सरहद पर 1.25 साल तक जाड़ा, गर्मी, बरसात के नीचे उनको मजबूर किया बैठकर प्रदर्शन करने को। 700 किसानों की शहादत हुई, और अंत में आपको नाक रगड़ के वो काले कानून वापस लेने पड़े। आपके अहंकार के, आपके घमंड के चलते 700 किसान शहीद हो गए। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहती हूँ। किसान फिर से दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। जितनी मेरी है उतनी आपकी है, उतनी किसी और की है, उतनी देश के किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, पुरुषों की, युवाओं की है। और दिल्ली आने वाले किसान क्या करना चाहते थे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे। उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए, उनके लिए कीले गड़वा दिए, उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले छोड़े। तो यही किसान अब आपकी मगरूर, आपकी घमंडी सत्ता का अंत करने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को MSP की कानूनी गारंटी हम देंगे। यही नहीं, हम किसानी और खेती को GST से मुक्त करेंगे। खाद पर, बीज पर, GST के उपक्रम पर, खेती की हर चीज पर आपने GST लगाया है। GST से मुक्त होगी खेती,
और सबसे बड़ी बात, हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। हमने पहले भी की है 72,000 करोड़ की कर्ज माफी, फिर से करके दिखाएंगे। आप 16 लाख करोड़ मित्रों का माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों की कर्जा माफी क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसीलिए जरूरी है कि किसानों को उनका हक मिले, और हम एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ साथ कर्ज माफी और जीएसटी मुक्त खेती करने जा रहे हैं। मैं अगली बात श्रमिकों की करना चाहती हूँ। श्रमिकों की बात करनी जरूरी है। कौन है श्रमिक? श्रमिक वो है जो इस देश को अपने हाथों से बनाता है, इस देश की नींव डालता है, इस देश की बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। वो बड़े बड़े चकाचौंध जहां पर इवेंट होते हैं, वो जगह बनाई श्रमिकों के द्वारा जाती है। और क्या मिल रहा है श्रमिकों को? आपका मन आया, आपने तुगलकी फरमान लगाया, कुछ घंटों के नोटिस पर आपने लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में। लेकिन क्या आपने सोचा कि जो मजदूर है उसका क्या हाल है? वो मजदूर सड़कों पर अप्रैल, मई, जून की गर्मी में पैदल चलते हुए अपने घर पहुंचा। छोटी छोटी बच्चियां साइकिल चलाकर साउथ से बिहार पहुंची अपने पिता को लेकर। बच्चों को हाथ में लिए किसान मजबूर होकर चलता रहा, श्रमिक मजदूर होकर चलता रहा। क्यों मजबूर किया आपने? क्यों उनके पैरों में छाले, उनके पैरों में फफोले आने दिया आपने? और इसलिए हम मजदूरों के सम्मान में सबसे पहले मनरेगा, जिसने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदली, उसका न्यूनतम मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन करने जा रहे हैं। हम ये जो गिग वर्कर्स होते हैं, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, इस तरह के लोग, ब्लिंकिट, जो तुरंत 10 मिनट की पलक झपकते ही आपका सामान आपके घर लेकर आते हैं, उनकी बेहतरी के लिए एक गिग वर्कर्स इकोनॉमी प्रोटेक्शन एक्ट लाने जा रहे हैं। अगर उनको कभी चोट आ जाए, उनका पैर टूट जाए, वो 6, 7, 8 महीने बिस्तर पे पड़ जाए, क्या होगा उनके परिवारों का? हम इस देश में स्वास्थ्य की क्रांति लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना हमने राजस्थान में चलाई, वो देश में चलानी संभव है। उसमें इलाज होगा, टेस्ट होगा, दवाइयां मिलेंगी, हर तरह का ट्रीटमेंट होगा। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ हिस्सेदारी न्याय की। क्या है हिस्सेदारी न्याय? इस देश की 80-85% आबादी जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग से आती है, और यहां तक कि सामान्य वर्ग का गरीब भी, वो हाशिए पर क्यों है? आपके पैर में आज चोट आ जाए और आप डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर ये निर्णय कैसे लेगा कि आपको प्लास्टर चढ़ेगा या क्रेप बैंडेज बनेगा, या गर्म पानी से सेक होगी, या ठंडे से होगी, या आइस पैक लगेगा? ये कैसे फैसला करेगा डॉक्टर? वो आपसे एक्सरे कराने को कहेगा, और यही एक्सरे तो हम नरेंद्र मोदी से कह कहकर हार गए, देश में करा लीजिए। 2011 के बाद से इस देश में जनगणना नहीं हुई, सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो 80-85% इस देश की आबादी है वो हाशिए पर क्यों है, क्यों उनको उनका हक नहीं मिलता है, क्यों उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 ओबीसी से हैं, क्यों आईआईटी और एम्स आईआईएम्स में 4%, 5% ओबीसी प्रोफेसर हैं? ऐसा क्यों है? और इसीलिए जातिगत जनगणना करानी जरूरी है, जिससे जो नीति निर्माण है वो दलितों, आदिवासियों, वंचितों के साथ साथ, पिछड़ों के साथ साथ उस गरीब सामान्य वर्ग के लिए भी हो जिसकी तरफ आपकी नीतियां नहीं जा रही। और हमने एक बहुत क्रांतिकारी चीज का घोषणा करी करीब 8-10 दिन पहले, और वो है कि हम रोजगार की भी बात करते हैं, साथ में आपकी रोटी की भी बात करते हैं। जिस 5 किलो राशन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कांग्रेस सरकार लाई उसके अंतर्गत मिल रहा है। और हमारा मानना है कि हम उसकी लिमिट बढ़ाकर 10 किलो प्रति व्यक्ति करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। यही 10 किलो हम कर्नाटका में, यही 10 किलो हम तेलंगाना में दे रहे हैं। ये संभव है, ऐसा हम करके रहेंगे। मैं अपने मैनिफेस्टो पर बात करने के बाद 2-4 बातें और कहना चाहती हूँ, और ये वो बातें हैं जो कहनी जरूरी है। लोग सवाल उठाते हैं पैसा कहाँ से आएगा। ये सवाल तब नहीं उठते जब अमीरों की कर्जा माफी होती है, ये सवाल तब नहीं उठते जब प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के नए हवाई जहाज में चलते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 करोड़ का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं। ये सवाल तब नहीं उठते। ये सवाल अब उठते हैं जब गरीबों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की, रोजगार की बात करो तो पैसे का सवाल उठने लगता है। जैसे 16 लाख करोड़ माफ हुए थे, वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
48 लाख करोड़ भारतीय सरकार का बजट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है, उसमें ये सारे प्रोविजंस किए जा सकते हैं। कोई भी सरकार अगर सही नियत से और ईमानदारी से काम करना चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकती है। लेकिन इस चुनाव में हमने बड़ी रोचक चीजें भी देखी और उसके बारे में मैं 2 मिनट जरूर बोलना चाहती हूँ। इस चुनाव का नैरेटिव, इस चुनाव में क्या हमें कहना है, इस चुनाव में हमने बाध्य कर दिया नरेंद्र मोदी को वो मटन मछली मुर्गा याद आया। ये 48 पन्ने का डॉक्यूमेंट है की बातें कर भेजा कि किसानों की शहादत हो और आप आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाए बैठे रहे। इसलिए भेजा कि आप चिलचिलाती धूप में मजदूरों को पैदल चलवा दीजिए। इसलिए भेजा कि एक दलित को यूपी में पीटा जाए क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, या एक आदिवासी के ऊपर आपका नेता पेशाब कर रहा है, इसलिए भेजा आपको। क्यों भेजा है आपको? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी आगामी हार देखकर बुरी तरह से बौखला गए हैं। उनकी मनोस्थिति पर बहुत चिंता का विषय है कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की औनी पौनी बातें कर रहा है। और मुझे इसलिए भी चिंता है क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। ये उम्र का तकाजा है या हार का डर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत चिंता है नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की। कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग में, अपनी सही मनोस्थिति में अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता है, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल नहीं बताता है। जो तरह के काम मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता और गहन चिंता का विषय है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और मैं इस बात को दोहराना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल सत्ता चलाने के बाद, 10 साल के बाद मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए अपने उस मीडिया के दम पर। और मैं आप लोगों से भी थोड़ा कहना चाहती हूं, जो मीडिया दिन भर उनका चरण वंदन करता है, दिन भर टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में सिर्फ मोदी है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए।